एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो पर्टिकुलर चैनल है वो आपके ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब कवर कर रहा है। अकाउंटिंग की क्लासेस आप लोगों के लिए आती ही हैं, ठीक है। लेबर लॉज भी आपके कवर हो रहे हैं और मेरे साथ मैं आप लोगों के साथ कवर करा रही हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि सोशल सिक्योरिटी, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ मॉडर्न इंडिया का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसे करा रही हूँ कवर, ठीक है। तो आज हमारी ये जो क्लास है वो हिस्ट्री की ही क्लास है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो क्रांति हुई थी, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, उसके बाद की यहाँ पर क्या सिचुएशन रही थी। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि 1858 का एक्ट आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका काउंसिल एक्ट आया था 1861 का, जिसको हम लोगों ने कवर किया। तो ये दो एक्ट यहाँ पर हमने कवर किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो उजागर हो रही थी। लोग यहाँ पर अवगत हो रहे थे कि ये हमारा देश है ना, और हम यहाँ पर इसको खुद से चलाएं। ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये हमारे ऊपर आके राज्य कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर अगर देखा जाए, हम लोग यहाँ पर आज़ाद हैं, हम पर कोई राज्य नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में, नेशनलिज्म की जो भावना है वो कैसे उजागर हुई मासेस में, है ना, कैसे उजागर हुई लोगों में, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या कारण रहे थे। ऑलराइट, फिर अगली क्लास में हम लोग आईएनसी के बारे में करेंगे कवर। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट पड़ता है कि एक्चुअल में नेशनलिज्म है क्या। आप लोग खुद से भी सोचिए कि नेशनलिज्म, अगर हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, आज तो हम लोगों को पता है कि हम एक देश हैं, ठीक है, हमारा एक प्रधानमंत्री, और हम अपने देश की प्रति जब भी सोचते हैं तो हाँ, हमें एक मतलब आपको गूज़बम्प्स तो आते ही होंगे, है ना। जब भी रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि कितनी मुश्किलों से, आज हमें 75 साल हो गए हैं, कितनी मुश्किलों से यहाँ पर हम लोग आज़ाद हुए होंगे ब्रिटिश सरकार के राज्य से, जो कि अगर आप देखो तो 1600 में ही हमारे देश में एंट्री ले चुके थे, और ना जाने कितना यहाँ पर हमारे देश पर इन लोगों ने राज्य किया था, कितना एक्सप्लॉइट किया था हम लोगों को, हमारी इकोनॉमी को, लोगों को, है ना। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे कवर। और रही बात नेशनलिज्म की, तो देखिए, नेशनलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि एक पर्टिकुलर नेशन को होल्ड करके रखती है। और इसमें आपको ये चीज़ का तो रियलाइजेशन है कि ये हमारा देश है, हमारा नेशन है, और हमें इसे खुद से गवर्न करना है। वी नीड टू गवर्न इट बाय अ सेल्फ। वी आर फ्री फ्रॉम अनवांटेड आउटसाइड इंटरफेरेंस। किसी भी बाहरी जगह का या देश का हमारे देश के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि दबाव नहीं है। वी आर लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर जिस तरीके से इंडियन मासेस जो थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे ब्रिटिश रूल से, और जब यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन का आगमन हुआ, क्योंकि अब अंग्रेज आए तो वेस्टर्न एजुकेशन आई, वेस्टर्न एजुकेशन आई तो लोगों की आंखें खुली कि किस तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा हमें यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, कॉलोनियल रूल कैसे हम लोगों को यहाँ पर परेशान कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। हमारी यहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। तो उसी के रिज़ल्ट में यहाँ पर जो रिएक्शन था वो लोगों का देखने को मिला, ठीक है। और उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में करेंगे कवर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि फैक्टर्स क्या क्या थे जो कि रिलेट करते हैं आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म में। अपने देश के प्रति जो एक फीलिंग आ रही थी, जो 1857 की क्रांति में मिसिंग थी। 1857 की क्रांति में
जो एक चीज़ थी ना जो हम सोच रहे थे कि होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर लोग सिर्फ अपने अपने कॉजेज़ के लिए लड़ रहे थे, बट यहाँ पर हमें अपने देश के लिए लड़ना है, क्योंकि एक चीज़ तो समझ में आ रही थी ना कि ये एक देश है और जिसमें हम लोग रह रहे हैं। अब हमारे देश की एक चीज़ है, हमारे देश में जैसे बाकी देशों के साथ मतलब हम कंपेयर करें तो हमारे देश में अनगिनत ज़ुबानें हैं, यानी कि लैंग्वेजेस हैं। हर जगह पे हर प्रांत में आपको अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके के धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और तब भी हम लोग एक ही जगह में रहते हैं जिसे हम इंडिया कहते हैं, है ना जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सबसे पहली चीज़ अगर देखी जाए, जो आपका सबसे पहला फैक्ट, जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है, वो ये था कि लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई थी दैट वी आर यूनाइटेड पॉलिटिकली। मतलब जो लोग थे वो यहाँ पर अपने आप को पॉलिटिकली यूनिफाइड समझ रहे थे। एक चीज़ समझ में आ गई थी, एक देश है, एक रूल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, वन सेट ऑफ लॉज हैं एंड वन सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ पर यूनिफाइड कर रहे हैं। द पीपल वर लाइक वी वर यूनिफाइड पॉलिटिकली। तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी समझ में आ गई थी कि हमारा जो देश है, ठीक है, उसको यहाँ पर किसके द्वारा रूल किया जा रहा है? ब्रिटिशर्स द्वारा। वेरी क्लियरली इट वॉज अंडरस्टैंडेबल। और ये यहाँ पर राज्य कर रहे हैं हमारे देश पर, जो कि हम भी कर सकते हैं, है ना, जो कि हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई है ना कि एक ही यहाँ पर रूल है, एक ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क चल रहा है, एक ही प्रकार के यहाँ पर लॉज चल रहे हैं। तो उस बेसिस पे लोगों को एक चीज़ की अवेयरनेस हो गई थी दैट वी आर लिविंग इन वास्ट इंडिया विच इज़ बिलोंग टू अस ओनली। ये तो बाहरी लोग हैं जो हमारे देश पर आके राज्य कर रहे हैं, इनको किस प्रकार से यहाँ पर निकाला जाए। ये हमारा देश है, मतलब वो हमारा देश, बाहरी लोग, बाहरी इंटरफेरेंस हमारे देश पर हो रहा है। उस चीज़ को धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि समय के साथ चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं। पहले यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, उनको लग रहा था कि जैसे अब तक मुगल्स हम पर आके राज्य कर गए, है ना, तो सब एक एक करके यहाँ पर राज्य करते जा रहे, तो उसी हिसाब से ये अंग्रेज़ हैं, ये भी आके यहाँ पर राज्य कर रहे हैं। पर अंग्रेज़ों का जो एक आइडियोलॉजी थी वो बड़ी डिफरेंट थी। उनका ये था कि भैया हमें क्या करना है, अपना काम निकालना है, हम तो बस आपसे यहाँ पर फ़ायदे लेंगे और अपने देश को बनाएंगे। मतलब उनका ये देखा, उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो उनकी यूनिटी अपने देश के प्रति कितनी स्ट्रांग थी कि वो सब कुछ आपसे लेंगे और अपने देश की तरफ यहाँ पर लेकर जाएंगे। तो वो चीज़ बहुत क्लियरली लोगों को समझ में आ रही थी। फिर आप देखोगे कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान भी हुई। देखिए ब्रिटिशर्स के आने से बहुत सारी चीज़ें अगर ख़राब हुई हैं, तो अगर वेस्टर्न एजुकेशन जैसी चीज़ें नहीं आती या हम धीरे आपके मॉडर्नाइज नहीं होते, तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाती। अब लॉर्ड डलहौजी द्वारा आपका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि यहाँ पर उनके द्वारा किया गया, ठीक है, वो था रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस करना, टेलीग्राफ्स थे आपके, पोस्टल सिस्टम था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे, आपस में मिल पा रहे थे, कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अदरवाइज तो आप सोचो ना, लोग पहले क्या करते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, कितना समय लगता था दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है ना। आज तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बट उस टाइम पर ये सब भी होना बहुत ज़रूरी था। लोग मिल ही नहीं पाते थे एक दूसरे से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। रोड्स बनाई गई थी जिससे कि जो पूरा देश है उसके एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ा जा सके। ओके, सो मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे हिंदुस्तान में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है। और जो ये मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स द्वारा, वो यहाँ पर वेस्टर्न थॉट्स भी लेकर आ रहा था। इसकी वजह से आपको लिबर्टी, लोगों को मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, इक्वलिटी और फ्रीडम जैसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर समझ में आ रही थी। Now, despite the fact of all this was intended to serve imperial interest, but यहाँ पर क्या था कि ये जो सारी चीज़ें थी वो जो एक गैप था बिटवीन
पीपल, वो यहाँ पर हमारा कम होता हुआ नज़र आ रहा था। एक दूसरे से यहाँ पर बातचीत हो रही थी, एक दूसरे से मिल पा रहे थे, और इन्हीं सारी चीज़ों से ये लोग खुद के जो थॉट्स थे, एक दूसरे के थॉट्स थे, किसी को कोई जानकारी मिलती थी तो दूसरे से यहाँ पर जाके बात करता था, तो उनके खुद के जो डाउट्स थे वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे थे। ओके, इसके बाद हम देखेंगे वेस्टर्न एजुकेशन का जो आगमन हुआ हमारे देश में, ठीक है, उससे यहाँ पर जो सामाजिक आंदोलन था वो बढ़ता हुआ नजर आया। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिले, और इसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट था नेशनलिज्म का, ठीक है, जो बाहरी देशों में चल रहा था, जैसे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ठीक है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग था, उन्होंने यहाँ पर जब ये बाहर पढ़ने गए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता चला कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी चीज़ यहाँ पर हो रही है। इससे ये लोग इंस्पायर हुए कि भाई फ्रांस में इस प्रकार की चीज़ हुई, लोगों ने अपने खुद के जो उन पर राजा राज्य कर रहा था उसकी ना सुनी, उसकी बिल्कुल नहीं सुनी, और अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लोग यहाँ पर लड़े। अब ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल थी जब हम यहाँ पर एजुकेट होते। तो जब इंट्रोडक्शन हुआ आपके इंग्लिश एजुकेशन का 1835 में, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए लोगों ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को समझा। अब इन लोगों का प्राइमरी गोल क्या था कि हम जो इंडियन मासेस हैं, यानी कि हिंदुस्तानी लोग हैं, उनको एजुकेट करें, ठीक है, जिससे कि ये लोग हमारे लॉयल सर्वेंट्स बने। अब ये हिंदुस्तानियों को सिर्फ सर्वेंट्स ही कंसिडर करते थे, ठीक है, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग एजुकेट हुए, तो वो यहाँ पर बाहर गए, उन्हें चीज़ें पता चली, जब उन्होंने अलग अलग किताबें पढ़ी यहाँ पर, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें जब उनको समझ में आई, जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय थे, स्वामी विवेकानंद थे, फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ये सब लोगों को जो लिबर्टी, इक्वलिटी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जब समझ में आया, तब इन लोगों ने इन सारी चीज़ों के लिए लड़ना शुरू किया कि भाई देखो, बाहरी लोग तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। उस टाइम पे इटली में, अमेरिका में, सब जगह हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे थे। डेमोक्रेसी जैसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लोगों को समझ में आ रही थी कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, और अब तक हम लोग शांत बैठे हैं, इन लोगों की जो जिस तरीके से लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हम लोग उसी हिसाब से इन लोगों से परेशान हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, अब हमें ये बंद करना होगा। तो इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो इंडियंस के लिए एक तरीके से एक रोशनी की किरण बन गई थी, रोशनी की, ठीक है, जिससे लोगों को यहाँ पर उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो यहाँ पर थोड़ी सी जागी कि अब हमें अपने देश के लिए लड़ना है, और ये लोग जो हमारे देश पे राज कर रहे हैं इनको बाहर निकालना है। ओके, चलिए, इसके साथ साथ जब लोगों ने यहाँ पर पढ़ना लिखना शुरू किया तो उस टाइम पर पता चला कि भाई हमारा जो देश है, जो हमारे देश का पास्ट है, जो हिस्ट्री है, वो तो कितनी वास्ट है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके से अंग्रेज़ हमें इन्फीरियर महसूस कराते हैं, अगर देखा जाए तो वो तो खुद इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में घिरे हुए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वी आर सुपीरियर देन देम। हमारी जो हिस्ट्री है वैसी हिस्ट्री तो किसी और देश की आज तक थी भी नहीं। सो several avenues in the field of Oriental studies were opened by the 19th century Indian Renaissance, जहाँ से जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, जैसे कि मैक्स म्यूलर हो गए, सर विलियम जोन्स हो गए, अलेक्जेंडर कनिंगम हो गए, और बाकी के जितने भी यहाँ पर आपके ये स्कॉलर्स रहे थे, वेस्टर्न स्कॉलर्स, इन लोगों ने क्या करा था, ट्रांसलेट किया था हमारे संस्कृत टेक्स्ट को, ठीक है, अपनी ज़ुबान में। जब हिंदुस्तानी लोगों ने इन सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, तब उनको पता चला कि भाई हमारे देश का इतिहास तो सबसे सुंदर और सुनहरा है। और जितने भी इंडियन स्कॉलर्स थे, जैसे कि आर डी बैनर्जी हैं, आर जी भटनागर हैं, ये सब इंस्पायर्ड थे इन सारी चीज़ों से। फिर आपके महान मुखोपाध्याय, हरा प्रसाद अस्तीर, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने यहाँ पर रीडिस्कवर किया इंडिया का पास्ट, और लोगों के सामने अपने इतिहास को लाके रखा कि समझो, हम यहाँ पर अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं, हम इन्फीरियर नहीं हैं, हम इन लोगों से कम नहीं हैं। अगर आज हम अपने एंसेस्टर्स को देखें तो वी आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे जो भारत का इतिहास है वही सबसे ज़्यादा प्राचीन और सबसे बेहतर है।
तो यहाँ पर धीरे धीरे जब हम अपने देश के बारे में समझने लगे, सारी चीज़ें समझ में आने लगी, वो कहते हैं ना जब आंखें खुलती हैं तो हम हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो थी, अब ये एक पॉइंट है हम लोगों के लिए, आज हम पढ़ रहे हैं तो ये पॉइंट्स हैं, बट उन लोगों के लिए ये पॉइंट जो थे वो उनको एनकरेज कर रहे थे, और एनकरेज कर रहे थे अपने देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने से, और यहाँ पर एक चीज़ समझने से कि भाई ये जो फॉरेनर्स हैं, ये फॉरेन रूलर्स जो हैं वो हमारे देश को रूल कर रहे हैं, ये गलत है। अब हमें यहाँ पर खुद से अपना देश चलाना है। इसके बाद जो मूवमेंट यहाँ पर आपके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म में हमें देखने को मिले, 19वीं सेंचुरी में सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपके राजा राम मोहन रॉय द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, सैयद अहमद खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इन सब के द्वारा यहाँ पर जो ये रिफॉर्म्स लाए गए, जो कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसके मन में एक तरीके से उनको जगाया गया कि भाई हमारे देश में ये जो सती प्रथा है, ये और जिस तरीके की ये फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल गलत हैं, इनको अबॉलिश करना ज़रूरी था, जिससे कि हम लोग यहाँ पर समझ सके कि ये सब गलत है। ओके, सो यहाँ पर अबॉलिशन ऑफ सती, इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज, ये सब रिजल्ट कर रहे थे सोशल रिफॉर्म्स में जो कि भारत में हुए। इंडियंस ने गेन किया एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड सोशल डिस्पैरिटीज़। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमें एक तरीके से बैकवर्ड करती हैं। जो ऑर्थोडॉक्सिटी है, जो चीज़ें हम लोग आज तक फॉलो करते आए हैं, ठीक है, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो सोशल ईवल बनी हुई हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो इस तरीके की जो अगर देखा जाए रीअवेकन जो चीज़ें रही थी, ठीक है, वो लोगों के दिमाग को यहाँ पर खोल रही थी, और जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है उसको इन लोगों के ध्यान में, दिमाग में आपके उजागर कर रही थी। इसके बाद आप देखोगे ग्रोथ ऑफ वर्नैक्युलर लिटरेचर। वर्नैक्युलर का मतलब क्या होता है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा। वर्नैक्युलर बेसिकली जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो मराठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मराठी। ठीक है, और पंजाब के लोग पंजाबी, है ना। आधे से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, आधे से ज़्यादा लोग उर्दू बोलते हैं, आधे से ज़्यादा लोग मराठी बोलते हैं, आधे से ज़्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं। तो हर जगह की अपनी अलग अलग ज़ुबान है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का उनका कम्युनिकेशन का तरीका है, जिसे हम लैंग्वेज कह देते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी सुनने को मिलेगी, पंजाब में जाओगे पंजाबी सुनने को मिलेगी, साउथ में जाओगे कन्नड़, तेलुगु, ये सारी ज़ुबान आपको देखने को मिलेगी। अब क्या हो रहा था कि ग्रोथ हो रही थी वर्नैक्युलर लिटरेचर की। अब रविंद्रनाथ टैगोर की आप लोगों ने कई सारी कहानियाँ जो हैं वो सुनी होंगी। ठीक है, अब ये सारी जो कहानियाँ थी, जो लिटरेचर थी, वो किस ज़ुबान में आ रही थी? बंगाली में। ठीक है, अब इन्हीं ज़ुबान में, इन्हीं लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके की जो किताबें थी, ठीक है, चीज़ें थी, वो यहाँ पर आपकी छप रही थी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये इन्फ्लुएंस था आपके वेस्टर्न एजुकेशन का, जो कि कंपेल कर रहा था एजुकेटेड इंडियंस को कि वो एक्सप्रेस करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एंड नेशनलिज्म, वो भी अपनी ज़ुबान में, जिससे कि उनके आगे जो लोग हैं जिन्हें मराठी आती है या जिन्हें पंजाबी आती है या जिन्हें कन्नड़ आती है, वो उन्हीं ज़ुबान में चीज़ों को समझें। और एम बस इतना था कि जितने भी लोग हैं हम उनको यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में समझाएं कि वो भी हमारे साथ अपोज करें ब्रिटिश रूल को। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं हमारे, ठीक है, आनंद माथ, फिर दीनबंधु मित्रा जिनका प्ले था नील दर्पण, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये एक तरीके से एक इनॉर्मस पावर लेकर आ रही थी ओवर द पीपल, और उनको यहाँ पर समझ में आ रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे प्रति किस तरीके की भावना रखते हैं, और हमें एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है वो अपने अंदर लानी है। जैसे एक आपका प्ले था बारहगाह पर्दा, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा यहाँ पर लिखा गया था, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा था द प्लाइट ऑफ इंडियन मासेस अंडर ब्रिटिश रूल की, किस तरीके से जो ब्रिटिश रूलर्स हैं वो हमें प्रताड़ित करते हैं। असाइड फ्रॉम सेवरल एमिनेंट पोइट्स, जो राइटर्स थे वो यहाँ पर कई, मतलब वो वेरियस लैंग्वेजेस में यहाँ पर चीज़ें लिखते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली में चीज़ें लिख रहे थे, जिससे कि जो बंगाल की पॉपुलेशन है उनको चीज़ें समझ में आए, वो जब पढ़ें तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बने। और यही देखिए किताबें, यही सारी चीज़ें तो होती है, किताबें हो गई, प्रेस हो गई आपकी, है ना, लोगों के पास हर जगह जब न्यूज़पेपर जाता है तो एक खबर जो है वो सबके पास पहुंच रही है,
कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए अर्थक्वेक आया है ना, तो वो यहाँ पर आप लोग, जाहिर सी बात है आजकल तो हम लोगों के पास फ़ोन्स हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हैं हम कि हम लोग स्टेटस भी लगाते हैं। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज हमारे लिए छोटी चीज़ें हैं, ये उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ थी कि अगर कोई किताब आई है, ठीक है, वो हमारी ज़ुबान में, तो हम उसे आराम से पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझेंगे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्नैक्युलर लिटरेचर की जब ग्रोथ हुई, जब लोगों ने अपनी ज़ुबान में चीज़ों को लिखना शुरू किया, लोगों को समझाया कि लिबर्टी, फ्रीडम, नेशनलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट है, इनको समझो और ब्रिटिशर्स के प्रति एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स लेकर आओ, जिससे कि हम इनको बाहर भगाएं और अपने देश को इनसे बचाएं। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाली में चीज़ें लिखते थे, विष्णु शारी चिपलुंकर जो थे वो मराठी में, लैमिनेट बाज बारुआ जो थे वो आसमीज़ में, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्तर हुसैन अली उर्दू में चीज़ों को लिखा करते थे, जिससे कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, उनके मन में नेशनलिज्म की भावना उजागर हो। फिर यहाँ पर आपके प्रेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन हर किसी के पास जाते थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर सरकार की हुई जितनी भी चीज़ें थी, मान लीजिए सरकार ने कोई पर्टिकुलर एक्ट लेकर आए, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ करती थी सरकार, तो उसकी निंदा करते थे, बुराई करते थे, और ये सारी चीज़ें जाती थी लोगों के पास। जब लोगों के पास अखबार पहुंचने लगे, जब उनको चीज़ें पता चलने लगी, तो उनको फिर उनके मन में भी आक्रोश उजागर हुआ कि हाँ भाई देखो, सरकार ये चीज़ तो बहुत गलत कर रही है, ये तो हमारे हित में नहीं है। तो जो प्रेस का रोल था वो यहाँ पर आपका एक और फैक्टर रहा, जिससे लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना उजागर हुई। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, ही एडिटेड पर्शियन जर्नल, तो उनके द्वारा फारसी में जो जर्नल्स थे वो यहाँ पर एडिट किए गए थे, जिसका नाम आप लोग यहाँ देख सकते हो, मिरातुल अकबर। और बंगाली में भी किया उन्होंने एक न्यूज़पेपर, संबद कई मुदी। अब सिमिलरली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे जो कि आपके हिंदू, पैट्रियट, बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, सुधारनी, संजीवनी इन बंगाली, इंदु प्रकाश जो कि महाराष्ट्र में थी, नेटिव ओपिनियन, केसारी, कोहिनूर, ठीक है, अकबर आम, और द ट्रिब्यून जो कि आपका पंजाब में था, ठीक है। ये सब रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो किस तरीके से यहाँ पर हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, और हमें इनके खिलाफ बढ़ना है आगे और इनको बाहर निकालना है अपने देश से, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो देखिए हमें जो मेमोरीज उसकी मिली है ना, वो एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पर हम लोग याद रखें कि हमारे लोग जो हैं, इन लोगों की वजह से, इन लोगों के प्रताड़नाओं से परेशान होकर किस तरीके से वो यहाँ पर लड़े थे, और फिर भी इन लोगों ने यहाँ पर उस लड़ाई को सप्रेस करके फिर से अपना जो राज्य था वो ये वापस ले आए थे, ठीक है। सो द मेमोरी ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट इंस्टिल्ड इन द इंडियंस अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ ब्रिटिश बैड इंटेंशन। जो हीरोइक रोल्स थे रानी लक्ष्मीबाई के, नाना साहेब के, तात्या टोपे के, या बाकी सारे लीडर्स के, वो लोगों के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्लियर थे कि हमारे जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने किस तरीके से वो लड़ी थी इनसे, और ये लोग कितने बेरहम थे कि उनको मार दिया, नाना साहेब को मार दिया, तात्या टोपे को मार दिया, तो ये किस तरीके के लोग हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक जो डिज़ायर ऑफ फाइट है वो यहाँ पर आपका उजागर होता हुआ नज़र आ रहा था। फिर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी रीजंस थे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जिस तरीके की पॉलिसीज सरकार यहाँ पर लेकर आती थी वो भी एक बहुत बड़े कारण थे। जिस तरीके की पॉलिसीज आ रही थी, जिस तरीके के एक्ट आ रहे थे, और जिस तरीके का ये लोग डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के साथ करते थे, और इनकी वजह से जिस तरीके से इन लोगों ने हमें इकोनॉमिक वे में एक्सप्लॉइट किया है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हम लोगों ने झेला है, ठीक है। अगर वो देखा जाए तो न जाने कितनी फेमाइंस थी, और उस टाइम पे हमारे जो आपके वो थे वाइस रॉय कर्जन, उस टाइम पे वो दिल्ली दरबार जो थे वो आयोजित कर रहे थे। तो अगर देखा जाए, हम बात करें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर लॉर्ड लिटन, ठीक है। जो ये वाइस रॉय थे उस टाइम पे हमारे, इनका टाइम पीरियड आपका 1876 से लेकर 1880 तक का था। अब देखिए इनके द्वारा क्या हुआ था, इन्होंने ना यहाँ पर अरेंज किया था दिल्ली दरबार,
ठीक है, इन्होंने क्या अरेंज किया था? दिल्ली दरबार। दिल्ली में इन्होंने दरबार लगाया, जैसे मुगल्स के यहाँ पर दरबार लगता था तो इनके दिमाग में आया, अरे बताओ मुगल्स दरबार लगाते थे, हम भी दरबार लगाएंगे, है ना। तो वाइसरॉय यहाँ पर क्या होता था, ऐसे दरबार लगता था, आप लोग इमेज भी देख सकते हो, प्रॉपर यहाँ पर ऐसे दरबार लगता था। मैसूर के राजा आ रहे हैं, कहीं इधर के राजा आ रहे हैं, उधर के राजा आ रहे हैं, सबको बुलाया जाता था, बीच में यहाँ पर वाइसरॉय बैठ जाते थे, ठीक है। और उनके साथ कोई भी यहाँ पर आपका ब्रिटिश राजमहल से किसी भी बंदे को यहाँ पर बुला लिया जाता था। जो सबसे पहले, अब देखो क्वीन विक्टोरिया तो यहाँ पर आती नहीं थी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका दिल्ली दरबार हुआ था वो हुआ था 1877 में। कब हुआ था? सबसे पहला दिल्ली दरबार आपका लगा था 1877 में, और ये आपका लिटन द्वारा लगवाया गया था, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाया गया था। वो भी किसके लिए? क्वीन विक्टोरिया के लिए, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया के लिए यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया, जिससे ये क्वीन की गुड बुक्स में रहे कि बताओ मेरे लिए दरबार ऑर्गेनाइज करवाया। क्वीन विक्टोरिया खुद तो यहाँ पर आई नहीं थी, बट उनके जो बेटे थे वो, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहला जो ये दरबार था वो इन्जॉय किया था, ठीक है, वो यहाँ पर आए थे। अब इस पर्टिकुलर दरबार में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो क्वीन विक्टोरिया हैं उनको एक टाइटल दिया गया था, केसरे हिंद, काइजर हिंद। तो बेसिकली ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि मतलब यू आर अबव ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो बेसिकली अब हिंदुस्तान पे आपकी क्वीन विक्टोरिया का राज था, क्राउन का राज था, उसी हिसाब से यहाँ पर इनको ये टाइटल जो था वो दे दिया गया था। अब इसी समय पे भारत के अंदर बहुत बुरी फेमाइन आई थी। इसी टाइम पर आपके कॉलेरा, प्लेग, ये सारी बीमारियां भी फैल रही थी, और ये फेमाइन बहुत बुरी फेमाइन ऐसी थी क्योंकि उस टाइम पर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा नहीं थी, होगी करीब 25 करोड़ होगी, ठीक है, और उसमें करीब 80 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 80 लाख लोग मारे गए थे। अब सोचो बहुत बड़ा नंबर है ये, इतने लोग मारे जाएं। अब यहाँ पर बहुत कोशिशें भी करी गई लोगों के द्वारा, ठीक है, और बहुत सारा अनाज भी मंगवाया गया था, ठीक है, कुछ टन के हिसाब से यहाँ पर अनाज मंगवाया गया, पर फिर भी यहाँ पर पूर्ण तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनाज का वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाया। तो अगर देखा जाए उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि उस टाइम पर बारिश भी नहीं आई थी, ठीक है, और बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस जो क्रॉप्स थी वो आपकी यहाँ पर उसी हिसाब से डेवलप नहीं हो पाई थी, और लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ी थी अच्छी खासी फेमाइन, बीमारी भी यहाँ पर फैल रही थी। अब इनको इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है कि देश में फेमाइन है, अकाल पड़ रहा है, और ये अकाल हमारा एक बार नहीं पड़ा है, हमारे देश में करीब 2-3 बार अकाल पड़े हैं, पर इसको हमने बड़ा इसीलिए कहा क्योंकि इसमें 80 लाख लोग मारे गए थे। 80 लाख लोग यहाँ पर भूख से मर गए थे, और उस टाइम पर ये दिल्ली दरबार आपका सजा रहे थे 1877 में, और क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पर सम्मानित कर रहे थे। इन्होंने एक बार नहीं 3 बार यहाँ पे दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया है। एक आपका दिल्ली दरबार हुआ था इनके टाइम पे, लिटन के टाइम पे, दूसरा आपके कर्जन के टाइम पे हुआ है 1903 में। अब ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इनको याद रखना कि इन्होंने 3 बारी ये दिल्ली दरबार सजाया था, ठीक है, और इसमें कौन कौन लोग आए थे। तो 1903 में आपके कर्जन द्वारा, याद रखना लॉर्ड कर्जन थे, उनके टाइम पर ये ऑर्गेनाइज किया गया था, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। सब एक ही हिसाब के लोग थे, ठीक है, एक ने शुरू किया तो दूसरा भी यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराएगा ही कराएगा। तो 1903 में यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें आए थे आपके किंग एडवर्ड 7th। कौन गेस्ट थे इसमें? किंग एडवर्ड 7th, ठीक है, और उनके साथ थी यहाँ पर क्वीन अलेक्जेंड्रा। उनके साथ यहाँ पर आई थी क्वीन अलेक्जेंड्रा। फिर एक आपका हुआ 1911 में दिल्ली दरबार, ठीक है, 1911 में सजा, जो कि यहाँ पर जिसमें हमें किंग जॉर्ज 5th देखने को मिले, इनका आगमन हुआ था, और इनकी जो क्वीन थी मैरी, उनके साथ। ऑलराइट, सो ये 3 जो आपके दिल्ली दरबार रहेंगे, इनकी आप डेट और प्लस कौन लोग आए थे ये याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिटन ने इस टाइम पर ही इंट्रोड्यूस किया था यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स
थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे। और अबॉलिशन हमें काफ़ी सारी चीज़ों पे देखने को मिला। ही अबॉलिश मैनी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड ही सपोर्टेड फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो इनके द्वारा कई सारी ऐसी चीज़ें करी गई जिसके वजह से लोगों के मन के अंदर ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाए कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं भाई, है ना। ये लोग ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वर्क करते ही नहीं है, इंसानियत तो इनको हम लोगों से है ही नहीं। ऑल राइट, चलिए। और फिर इन लोगों ने एक और नई चीज़ करी थी 1876 में, 1876 में, जो मैक्सिमम एज लिमिट थी आपके ICS एग्ज़ाम की, ठीक है, वो पहले तो 21 साल थी, अब इन लोगों ने यहाँ पर उसको 19 कर दिया था। खैर ये बाद में जाके चेंज हो गया था, ठीक है, एज आपकी वापस से 21 हो गई थी, बट एक टाइम पर इन्होंने 19 कर दी थी, जिससे कि यहाँ पर जब हिंदुस्तानी लोग एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाएंगे, है ना, तो फिर कोई मजाल ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पर ऑफिसर बन पाए। ठीक है जी, चलिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आया आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसे एक तरीके से गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। आपका यहाँ पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। कब? 1878 में आया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैगिंग एक्ट। गैगिंग का मतलब होता है मुंह पर पट्टी बांध देना, यानी कि जो आपकी ये प्रेस का रोल अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रेस यहाँ पर इतनी हेल्प कर रही थी, समझा रही थी लोगों को कि ब्रिटिशर्स कैसे हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें तो ब्रिटिश को आसानी नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किया? वेरी क्लियर, ब्रिटिशर्स ने बहुत क्लियरली कह दिया कि भाई आप लोगों के ऊपर हम लगा रहे हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यानी कि आप कुछ भी छापोगे तो पहले आपको यहाँ पर हमें वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ पब्लिश करोगे यहाँ पर, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने एक तरीके से जो प्रेस था उसका कंप्लीट जो फ्रीडम था वो यहाँ पर छीन लिया था। जो वो अपनी तरफ से कोई चीज़ें यहाँ पर बताते भी कुछ भी, मतलब सरकार को अपने खिलाफ कोई भी चीज़ सुनना बर्दाश्त ही नहीं था। इसीलिए यहाँ पर आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया। इसी के साथ साथ आपका आर्म्स एक्ट आया, जिसमें जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं, ठीक है, जो आर्म्स यहाँ पर रखते हैं, अब यहाँ पर वो लाइसेंस के बेसिस पे आर्म रख पाएंगे। अब हमारे देश में तो वी वर वॉरियर्स, तो हमारे यहाँ पर तलवार, ये सारी चीज़ें जो पिस्टल्स हैं, राइफल्स हैं, तो दे वर वेरी कॉमन। अब आपको लाइसेंस के बेसिस से ही आर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो ये क्या कर रहे थे? ये लोगों के फ्रीडम, जो उनका फ्रीडम था उसको यहाँ पर गवर्न कर रहे थे, और लोगों को ये चीज़ अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर आया आपका इल्बर्ट बिल। अब जब ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई, अब ये देखिए एक तरीके से इल्बर्ट बिल जो था वो यहाँ पर एक रियलिटी चेक भी लेकर आया हम लोगों के लिए। रियलिटी चेक कैसा? कि अगर आपको याद हो तो जो क्वीन का प्रोक्लेमेशन था, शी हैव मेंशन दिस थिंग कि सबको इक्वल ही तरीके से यहाँ पर डील किया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इल्बर्ट बिल को पास किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम पर, जब यहाँ पर लॉर्ड रिपन कौन थे? आपके वाइसरॉय थे। उस टाइम पर आया आपका इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल क्यों आया यहाँ पर? तो देखिए क्या होता था, जो इंडियन जजेस थे उनको यहाँ पर अथॉरिटी दी गई थी कि वो यूरोपियंस को यहाँ पर उनके केसेस भी ले सकते हैं। अब क्या होता था वैसे बेसिकली, अगर किसी यूरोपियन का केस है, ठीक है, मान लीजिए कोई यूरोपियन जो है वो कल्प्रिट है या वो उसके प्रति यहाँ पर कोई ट्रायल चल रहा है, तो उसको यहाँ पर उसका जो ट्रायल लेगा वो कौन लेगा? वो एक यूरोपियन जज ही होगा। कौन होगा? यूरोपियन जज ही होना चाहिए यहाँ पर, या फिर कोई यूरोपियन मैजिस्ट्रेट होगा जो यहाँ पर किसी भी यूरोपियन का केस लेगा, ना कि कोई हिंदुस्तानी जज। चाहे वो कितना सीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, वो यहाँ पर इस यूरोपियन का केस नहीं ले सकता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब इल्बर्ट आए, ठीक है, तो CP इल्बर्ट ने यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली देखी कि भाई देखो, लॉ में ये सारी चीज़ें तो गलत है ना, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सब कुछ एक समान होना चाहिए। जो यूरोपियन कल्प्रिट है, ठीक है, जो भी व्यक्ति है जिस पर ट्रायल चल रहा है, उसमें इंडियन जज पार्ट क्यों ना ले? वो भी यहाँ पर हो सकता है, वो भी उस पर ट्रायल चला सकता है। ये तो बिल्कुल गलत है। अब इसके तहत ये यहाँ पर इल्बर्ट बिल जब आया, ठीक है, उसमें चेंजेस हुए।
अब चेंजेस कैसे हुए कि भाई उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला कि इंडियन जजेस भी हैं, वो भी यहाँ पर उनको भी अथॉरिटी दी जाती है दैट टू ट्राई द यूरोपियंस। बट जितने भी यूरोपियंस थे उनको इस वजह से गुस्सा आ गया, और इस वजह से यहाँ पर हमें एक आउटरीच जो था वो देखने को मिला। अब यूरोपियंस के मन में आया भाई ये तो बहुत गलत है, ऐसे कैसे, हम इन इंडियंस पे राज कर रहे थे, हम सुपीरियर हैं, आखिर कैसे यहाँ पर ये लोग हमसे बढ़कर हमें हमारा मतलब ट्रायल लेंगे। तो इस तरीके से इन लोगों के मन में अच्छा खासा जो आउटरीच था वो देखने को मिला। अब इन सारी चीज़ों की वजह से जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने एक अमेंडमेंट लेकर आए वो इस पर्टिकुलर बिल में, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी बनी और एक आईना बना हिंदुस्तानी लोगों के लिए कि वो समझें कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है ना वो यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में कितनी धंसी हुई हैं। एक तरीके से हम लोगों के सामने सबसे बड़ा एक क्लियर कट आईना था कि एक टाइम पर क्वीन विक्टोरिया द्वारा उनके प्रोक्लेमेशन में एक चीज़ बोली गई कि सब लोग एक समान रहेंगे, इक्वल यहाँ पर राइट रहेगा। बट इक्वल राइट तो यहाँ पर नहीं मिला। सरकार चाहती तो जितना भी आउटरीच हो रहा है कोई बात नहीं, हमारा भी तो सप्रेस करती है, ये क्यों नहीं सप्रेस किया, ठीक है। तो एक तरीके से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो यहाँ पर देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कारण रहता है। ओके, चलिए इसके बाद हम देखेंगे एंटागोनिज्म बिटवीन रेसेस। अब ब्रिटिश जो थे वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे, उनके हिसाब से जो इंडियंस थे वो इन्फीरियर थे। मतलब यहाँ पर इनका एक और मानना ये था कि जो इंडियंस हैं, जो ब्राउन्स हैं वो अनफिट हैं, वो यहाँ पर रूल तो कभी कर ही नहीं सकते। हम जो वाइट लोग हैं हम सुपीरियर हैं, भगवान ने हमें ही बनाया है यहाँ पर इन लोगों को एडुकेट करने के लिए, इन लोगों को सही तरह से यहाँ पर चलाने के लिए। इन लोगों तो कुछ भी नहीं आता, ये तो सरकार तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीज़ें तो यहाँ पर नहीं चला पाएंगे। इसीलिए ये लोग इंडियंस को कभी भी अच्छी जॉब्स ऑफर ही नहीं करते थे, चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे उनका मेरिट कुछ भी बता रहा हो। सो दे वर लाइक दे यूज टू कंसिडर देम इन्फीरियर, तो उनको यहाँ पर कहाँ से अच्छी जॉब दे देंगे, ठीक है। फिर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि आपका इंग्लैंड में होता था, जिसकी एज लिमिट देखो 21 साल थी, पर मैंने आपको बताया था 1876 में इसको 19 कर दिया गया था, जिससे कि किसी भी मतलब कोई भी हिंदुस्तानी यहाँ पर आके एग्ज़ाम न दे दे। अब इंग्लैंड में यहाँ पर ये एग्ज़ाम कराया जाता था, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तब जाके ये आपका एग्ज़ाम जो था वो हिंदुस्तान में होना शुरू हुआ। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर किसी को भी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है तो उसको यहाँ पर इंग्लैंड जाना पड़ता था। आप सोचिए, और बहुत सारे लोग हमारे गए भी थे। औरबिंदो घोष जो थे ही पास द रिटन एग्ज़ाम, बट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब इस तरीके की जो चीज़ें थी, अब इन लोगों ने पर्पसली उनको डिस्क्वालीफाई किया था और बात यहाँ पर कई सारी बना दी जाए, ठीक है। बट औरबिंदो घोष जो थे वो यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम था उसको क्लियर कर दिया था उन्होंने। इसके बाद ये लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग बिलीव करते थे कि जो इंडियंस जो थे दे आर ब्राउन एंड दे वर अनफिट टू रूल, और यहीं पर जो आपके वाइट मैन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये हम लोगों पर राज्य करें, ठीक है, हमें समझाएं कि चीज़ें कैसे करी जाती हैं। मतलब दीज पीपल आर गुड फॉर नथिंग वाला हिसाब। ओके, सो ये अच्छा खासा जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो कि लोगों के मन में एक क्लियर पिक्चर लेकर आ रहा था कि भाई देखो ये किस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो यहाँ पर था ही, है ना। ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉयट कर रहे थे, और यहाँ पर एक ड्रेन थ्योरी जो थी वो दादा भाई नौरोजी द्वारा एक्सप्रेस दी गई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी जितनी भी वेल्थ है उसको ड्रेन कर रहे हैं। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस प्रकार से इंग्लैंड के अंदर आया, तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीन्स वगैरह का यहाँ पर आपकी इन्वेंशन हुई, इजाद हुआ मशीन्स का, और अब मशीन जो थी वो यहाँ पर विदाउट टेकिंग मच टाइम काम को बहुत आसान कर देती थी। तो इस वजह से हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट था वो भी यहाँ पर आपका कम होता हुआ नज़र आया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता था कि ब्रिटिशर्स को सिर्फ रॉ मटेरियल्स चाहिए था। अब इंडिया जो था वो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का मार्केट बन गया था, और इसी चीज़ से जितना भी हमारा रॉ मटेरियल्स था दैट इज़ बीन ड्रेनिंग। अब जो लैंडलॉर्ड्स थे विच वर बीन गाइडेड बाय ब्रिटिशर्स, वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट करते थे इंडियन मासेस को, ठीक है,
और फर्दर हम लोग यहाँ पर एक्सप्लॉइट हुआ करते थे फॉर इंडियन इकोनॉमी। जो ड्रेन थ्योरी थी, आपके दादा भाई नौरोजी, रानडे और जीवी जोशी, इन सब लोगों ने यहाँ पर अवेयरनेस रेज करी कि किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रही है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की। लोगों को समझाया कि आप यहाँ पर जिस तरीके का एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है ब्रिटिशर्स का, वो यहाँ पर समझो, हमें इन लोगों के काम यहाँ पर नहीं करने हैं। ठीक है, जिस तरीके से ये लोग हमारी जो इंडियन फैक्ट्रीज हैं, जो हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, जो इकोनॉमी है, उसको रूइन करते जा रहे हैं। अब इसी वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर जो लोग थे, जो हैंडीक्राफ्ट जो हमारा काम था, ठीक है, हाथों से चीज़ें बनाने वाला जितना भी सारा काम था, वो यहाँ पर ठप पड़ गया था। क्योंकि अब सिर्फ मशीन्स की, जैसे ही यहाँ पर आपकी मशीन्स वगैरह आ गई थी, तो इसकी वजह से जो काम था वो आसान हो जाता था और लोगों को समय की कीमत समझ में आने लगी थी। असल बात ये, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सबसे पहली चीज़ थी समय की कीमत समझना। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हैंडीक्राफ्ट चीज़ों में क्या होता था कि हाथों का काम आपका 2 दिन ले रहा है, 3 दिन ले रहा है, वहीं मशीन जो थी वो उसको कुछ 15 मिनट या 1 घंटे में कवर कर देती थी। तो लोगों को तो यही चीज़ ज़्यादा बेटर लगी। और अंग्रेज़ तो वैसे भी थे, अंग्रेज़ों को तो यहाँ पर क्या करना था कि बस रॉ मटेरियल लिया यहाँ से हिंदुस्तानी मार्केट से, बाकी अपना काम हमारा अलग है, पैसे आपको कुछ देने नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राज्य पार्ट हमारा है तो मनमानी हमारी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर लोगों को समझाया गया कि भाई आप लोगों को अपना जो काम है वो छोड़ के यहाँ पर अलग नौकरियाँ लेनी पड़ रही हैं, जिसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये लोग जब इंडियंस फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी वर्क करते थे तो उनसे अच्छा खासा अंधाधुंध काम करवाते थे। क्योंकि ये सब क्या समझते थे इंडियंस को कि भाई ये तो हमारे सर्वेंट्स हैं, एंड सर्वेंट से जिस हिसाब से काम कराया जाता है उस प्रकार से ये लोग जिस तरीके से काम करवा रहे थे वो बहुत ही एक इनह्यूमन बिहेवियर जो था वो दर्शा रहा था। ओके, सो दीज वर द फैक्टर्स जो यहाँ पर आपके लीड कर रहे थे हम लोगों को समझाने के लिए कि भाई देखो ये किस तरीके का व्यवहार जो है वो हमारे साथ कर रहे हैं, और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो भावना थी वो उजागर हो रही थी। अब बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनी थी आपके आईएनसी से पहले, ठीक है, जिनको हम लोग कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी सारी आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि यहाँ पर लोगों की जो परेशानियाँ थी उनको सुन रही थी, समझ रही थी, उनको डिस्कस किया जाता था, जैसे कि आपके आईएनसी में यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी किया जाता था। अब आईएनसी हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे देश में उस टाइम पर नेशनलिज्म की जो भावना थी वो उजागर हुई, समझ में आया लोगों को कि किस तरीके से हमें इन लोगों के प्रति जो एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी वो उजागर होती हुई नजर आई। ठीक है जी, चलिए, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय एवरीवन।